नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत है कि जो सहयोगी होता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उसी को निपटाती है। एक नहीं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि पहले अपना संग सहयोगी बनाया और फिर बाद में बड़ी आसानी के साथ उसकी सफाई कर दी, उसकी पार्टी तोड़ ली। जब पिछले दिनों नीतीश पहली बार भाग के गए थे, तो उन्हें यही सूचना मिली थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी पार्टी तोड़ने जा रही है, तुम रहोगे नहीं कहीं के। ये प्रयोग अब एक बार फिर हरियाणा में दोहराया गया। बड़े मन के साथ दुष्यंत चौटाला साथ आए थे, वो साथ ना आते तो हरियाणा में सरकार ही ना बनती। साथ में आए, सरकार चलाई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि अब हमारा काम बन जाएगा, हम ऑपरेशन लोटस दुष्यंत चौटाला की पार्टी में कर देंगे, पार्टी तोड़ देंगे, तो उनको बाइज्जत लात मार के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये विडंबना है राजनीति की। आप जिसको इतने प्यार से गले लगाओ और मौका परिस्थिति के लिए उसी को लात मार दो। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो उनके अंदर कोई संवेदना, प्यार और इमोशनल इस तरह की बातें वो कर इनमें यकीन नहीं करते। वो शुद्ध राजनेता हैं। दुष्यंत चौटाला बड़े परेशान थे, अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह ने गाना गा दिया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मुलाकात ही नहीं करी। दुष्यंत चौटाला को जब खबर लगी यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, अपने फार्म हाउस में गए, अपने विधायकों को बुलाया। अभी तक सूचना मिली है उसमें से कई विधायक पहुंचे नहीं हैं। जिन विधायकों को मंत्री बनवाया अपने कोटे से, सुना है कि वही मंत्री अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और कहा है कि माई बाप हम तो आपके साथ हैं, हमें दुष्यंत चौटाला से क्या मतलब। राजनीति में कहा जाता है कि जिस सीढ़ी पे चढ़ो, जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचो, उस सीढ़ी को गिरा दो। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा उदाहरण है। आडवाणी जी ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। अब आडवाणी जी केवल एक फूलों का गुलदस्ता देके फोटो खिंचाने के काम आते हैं मोदी जी के। एक बड़ा मेरे मित्र बड़ा मजेदार राजनीति का किस्सा सुनाते थे। वो कहते थे एक नेता ने अपने बेटे से कहा, वो 2 मंजिला पे खड़ा हुआ था, सेकंड फ्लोर पे, बोले बेटा कूदो। बेटे ने कहा अरे मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं तुम्हें गोदी में ले लूंगा। बेटे को लगा बाप मेरे नीचे खड़े हैं, नेता हैं, विधायक जी हैं, बाप भी हैं मेरे। वो कूदा, विधायक जी हाथ पकड़ के यूं करके खड़े हो गए। बेटा गिरा, उसकी टांग टूट गई। बेटे ने कहा पिताजी आपने मुझे धोखा दे दिया, मैं ऊपर से गिरा और आपने हाथ ही नहीं बढ़ाए। बोले बेटा ये राजनीति का पहला सिद्धांत है कि अगर बाप नेता हो तो बाप की बात पे भी भरोसा मत करो। तो हरियाणा में आज दुष्यंत चौटाला को एहसास हो रहा होगा कि वो कितना गलत गेम खेल गए। एंड टाइम पे उनको लत्सकता से बाहर ही नहीं किया गया, बेइज्जत करके बाहर किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। शाम को 5 बजे दोबारा शपथ ग्रहण होगा। कयासबाजी चल रही है कि क्या खट्टर ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नया नया चेहरा सामने आ सकता है। इधर कांग्रेस को भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ऑपरेशन लोटस हरियाणा में उनके विधायकों के साथ हो जाए। कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब कर लिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी दुष्यंत चौटाला ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। तो अब क्या होगा हरियाणा में, इस पर सबकी निगाह लगी है। क्या किसान आंदोलन की हाय भारी पड़ गई? जिस तरह किसानों को पे लाठी चलाई गई थी, उनको बेइज्जत किया गया था, क्या वो हाय भारी पड़ गई? ऐसे तमाम सवाल आज पब्लिक डोमेन में हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि किसानों को जिस तरह बर्बरतापूर्वक पीटा गया, वो शायद हाय काम कर रही है सरकार को लेकर। दरअसल में हरियाणा में बहुत भारी असंतोष है। 10 सीटें हैं और सब मान रहे थे 10 में से आधी से ज़्यादा कांग्रेस जीत सकती है लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि लोक जनशक्ति पार्टी को जब बाहर निकाल देंगे और ये चुनाव लड़ेगी तो जाट वोटों का बंटवारा होगा, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा नुकसान क्या होगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ हैं। परिचय कराता हूँ, अजय शुक्ला जी।
एक ऐसे बहादुर पत्रकार जिनकी आवाज़ पूरे देश में बहुत बहादुरी के साथ गूंजती है। चंडीगढ़ में रहते हैं, चंडीगढ़ से ही पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत खास शो करते हैं और पंजाब की और हरियाणा की राजनीति की एक-एक नस जानते हैं। एक ऐसे किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पुष्पेंद्र जी एक ऐसे किसान नेता हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके लेख देश और दुनिया के बड़े-बड़े अखबारों में छपते हैं, लोग उनको बहुत गंभीरता से सुनते हैं। शुरुआत अजय शुक्ला जी आपसे है। क्या चल रहा है हरियाणा में? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में घिरती हुई नज़र आ रही है? क्या लग रहा है कि खट्टर ऑपरेशन जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने वो इसीलिए किया है क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि 10 सीटें निकाल पाना असंभव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी और एक-एक सीट की जब मार है, उसमें ये बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता है अगर कुछ सीटें हारती है। खट्टर साहब का क्या होगा अजय जी? देखिए, मुझे लगता है कि खट्टर साहब को मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आता है। लेकिन यदि लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से हम बात करें, जिस तरीके की बात आ रही है, निश्चित रूप से जजपा माँग रही थी कि उनको 2 सीटें दी जाए, हालाँकि वो 1 पे मान जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें 1 भी सीट नहीं देना चाहती है और क्यों नहीं देना चाहती है? क्योंकि चौटाला परिवार के रणजीत चौटाला को वो अपने साथ रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो देवीलाल परिवार के एक व्यक्ति को का चेहरा दिखा के वो इस समय बिजली मंत्री हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से रखा गया है। उनको शुरुआत से लेके अब तक इज्जत दी गई और जिस समय चौटाला परिवार ताकत में होता था तब भी रणजीत सिंह चौटाला उनसे इतर होते थे, खिलाफ होते थे चौटाला परिवार के बाकी सदस्यों से। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक चौटाला परिवार के रिप्रेजेंटेशन के जरिए वो ये दिखाना चाहती कि जाटों में भी हम हैं। हालांकि जाटों में उनकी स्थिति कहीं स्वीकार्यता है नहीं भाजपा की। हरियाणा में जो है, हरियाणा में जो इनके जाट के 2 बड़े नेता थे, चाहे धनखड़ हो चाहे अभिमन्यु हो, दोनों साइड लाइन है और उनकी हैसियत एक प्रकार से दोयम दर्जे की करके रखी गई। ये वही धनखड़ हैं जो भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, किसान जो होता है भारतीय जनता पार्टी का, और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने के लिए कपड़ा उतार करके लोगों ने नग्न प्रदर्शन करने का किया था। हालांकि सरकार आने के बाद में इन्होंने कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए या न की जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो वो जनता भी ठगी हुई महसूस कर रही थी, इसीलिए विधानसभा चुनाव भी वो लूज करे थे और इसके पहले वो लोकसभा भी चुनाव लूज करे थे। इसीलिए जो इनके जनरल सेक्रेटरी उस समय होते थे वो जीत गए थे और वो देश के कृषि मंत्री बने थे और ये नहीं बन पाए थे। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि चौटाला परिवार को भारतीय जनता पार्टी पहले देखिए सत्ता में आती थी, उनके सहयोग से आती थी और वो बड़े भाई होते थे और भाजपा छोटा भाई होती थी। लेकिन धीरे 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 जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है या उसे पूरा खा जाती है। तो उसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके, जैसे चौटाला परिवार हल्का सा कमजोर पड़ा, उसे तोड़ करके इन्होंने पहले 2 टुकड़े कराया, लड़ाई कराई, सारी चीज में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, कोई अन्य शामिल नहीं है। तो इन्होंने तोड़वाया, उस परिवार को खत्म किया, जाटों की राजनीति को खत्म किया। पहले उधर हुड्डा को बदनाम किया, इधर इस परिवार को बदनाम किया और इन सबको बदनाम करने का जो पूरा काम किया वो भाजपा ही ने किया, इन सारे लोगों को। तो इस तरह से करके उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिश की। हालांकि हुड्डा की आज की डेट में बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है हरियाणा में और इस परिवार को तो पूरी तरीके से कर लिया। अब जब जो बच्चा था उसे अपने काबू कर लिया और उसे भी लगा कि इतने छोटी उम्र में डिप्टी सीएम बने जा रहे हैं, तो वो पागल हो गया। तो उस स्थिति में उसने अपने परिवार से, अपने दादा से, अपने सबसे जो है गद्दारी कर दी। नतीजतन मंत्री तो हो गया, सब कुछ हो गया, खूब इतने समय तक कमाने खाने का भी पूरा अवसर दिया गया। जो सबसे अहम महकमे माने जाते हैं, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास और ये सारे उन्हीं के पास थे। यानी आप आराम से करो और साथ साथ फाइलें भी बनाते चले कि जिससे कल के दिन आप उछलोगे तो हम आपको कहां पर लेके जाएंगे और कल के दिन हम यही कहेंगे
कि भ्रष्टाचारी थे और ये थे, ये परिवार ही ऐसा है। तो एक तो चीज ये है। अब जब वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि हमारा स्टेक बढ़ रहा है, हमारा ये हो रहा है, तो उस स्थिति में वो इसकी डिमांड कर रहे थे। भाजपा तो देना नहीं चाह रही थी, सरकार को कोई खतरा नहीं है तो चिंता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें उन्हें जो करना था, आपको याद होगा कि जिस समय राज्यसभा चुनाव था तो कांग्रेस के एक जो भजन लाल परिवार से होते थे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने धोखा दे दिया था और जिस कारण से अजय माकन चुनाव हार गए थे। और वो कुलदीप बिश्नोई आ गए भाजपा में और अपने बेटे को उन्होंने वहां से लड़ा के और एमएलए बना लिया। तो भाजपा का एक 41 हो गए, यहाँ 46 चाहिए हैं सरकार के लिए। 7 निर्दलीय हैं, वो भाजपा के साथ हैं। वो स्वाभाविक सी बात है, जहां पर भी सत्ता होती है उसी तरफ होते हैं। तो वो उधर है, तो सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं। अब जेजेपी से कैसे पिंड छुड़ाया जाए, इसके बहाने ढूंढे जा रहे थे, काफी समय से ढूंढे जा रहे थे, पिछले साल से इसकी न्यूज चल रही थी। और आप याद करिए, जब विप्लव देव बनाए गए थे प्रभारी हरियाणा के, तभी उन्होंने कह दिया था कि हम तय करेंगे, वो नहीं तय करेंगे क्या करना है। तो उसी समय से न्यू पड़ गई थी। तो अब जो है उसी परिप्रेक्ष्य में ये हुआ, ये गए, इन्होंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, वहां पर होना नहीं था। अमित शाह हरियाणा के मामले में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं, क्योंकि वो सीधे नरेंद्र मोदी डील करते हैं, इसलिए उसमें कोई बीच में पड़ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कल नरेंद्र मोदी आए थे परसों, और परसों आके उन्होंने बता भी दिया था मंच से कि खट्टर उनके लिए क्या है। उन्होंने मंच से ही कह दिया था कि हम और खट्टर एक ही स्कूटर से घूमा करते थे, एक ही साथ रहा करते थे। तो तमाम बातें उन्होंने बताई थी, मंच से ही बताई थी। तो हम सब समझते हैं उन चीजों को कि उतना क्लोजनेस, और चूंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों लोग संगठन मंत्री होते थे। एक लोग एक जगह के संगठन मंत्री होते थे, एक लोग एक जगह के। तो खट्टर ने ही अपने एक भाजपा के कार्यकर्ता के घर पे कुछ दिन रखवाया था, सेक्टर 7 पंचकुला में, वहीं पे रहते थे दोनों लोग। उसके बाद में भाजपा कार्यालय में एक अच्छा कमरा बनवाया था, फिर वहां पर दोनों रहे। फिर उसके बाद तो इस तरह की स्थितियां थी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत क्लोज रिलेशन में है, तो निश्चित रूप से कोई उन्हें कुर्सी की चिंता है नहीं, और बहुमत है साथ में। दूसरी चीज, केंद्र का पूरा सपोर्ट है। यह भी आप एक चीज समझ लीजिए, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी आप एक माइंड मेकअप करके रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली प्रक्रिया है, उसमें इसको शुरू किया जाए। मैं उन दिनों इंडिया न्यूज का एडिटर हुआ करता था, तब की बात बता रहा हूं, ये 2014 की। सबसे पहले हम ही ने उस चैनल में ब्रेक किया था कि खट्टर होंगे सीएम। तब तक लोग दूसरे और नामों पे चर्चा कर रहे थे, हम ही ने। जिस दिन हमने ये बात कही थी, उस दिन हम और खट्टर साहब और सब लोग एक साथ डिबेट पे बैठे हुए थे, और वही मैंने कहा था ये भावी मुख्यमंत्री हैं। तो कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहली बार जिंदगी में जीते थे, कभी इसके पहले सरपंच भी नहीं जीते थे, तो कोई मानने को नहीं तैयार था। उधर अनिल विज थे जो 6-6 बार जीते थे, उधर क्या नाम है, शर्मा जी थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसके पीछे मुझे वजह पता थी, इसलिए मैंने ये बात कह दी थी। बहरहाल उसी के तीसरे दिन घोषणा हो गई। तो ये सारी चीजें, तो मैं एक चीज ये कि ये कुल मिला के ये है कि कैसे जाटों की राजनीति को खत्म किया जाए, सिर्फ यह उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से ये सारा खेल हो रहा है, क्योंकि अब ये जाटों का एक जो खेमा ये बचा है, ये भी यदि खत्म होगा, तो उस स्थिति में जिस वोट बैंक को साधने की राजनीति ये करते हैं, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव में इन्हें उन्हीं को गाली देनी है और उनको कह के दूसरे को डराना है कि देखिए जाट फिर से हावी हो गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए ये डरा करके वो पंजाबी वोट, वो ब्राह्मण और बनिया वोट जो गेन करते हैं, उसको लेकर के इनका है। उसके अलावा दलित वोट पर भी नहीं। तो ये इनकी पूरी वो है, इसलिए ये सारा खेल चल रहा है। जी बिल्कुल। दूसरे चरण में मैं आपसे बात करूंगा तो दो नाम बड़े चर्चा में आते थे, एक नरवर और एक जवाहर। इन दोनों के बड़े बड़े किस्से हैं, इस किस्से पे भी आपके बात करूंगा। नरवर
अमित शाह के बड़े करीब हुआ करते थे और कहा जाता था कि नरवर हम पूरा हरियाणा चलाते हैं, हरियाणा के ठेके, हरियाणा की नौकरशाही। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कांड कर दिया था, नरवर के खिलाफ एफआईआर लिखा दी थी। हमने स्टोरी करी और उस स्टोरी पे बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर आया कि नरवर बड़ा परेशान है, नरवर ने बड़ी अप्रोच करने की कोशिश करी स्टोरी हटा दे। हमने कहा हमारे यहाँ हटता कुछ नहीं है। तो अभी अजय शुक्ला जी से पूछूंगा और इनको जानकारी होगी नरवर और जवाहर के बारे में, जानकारी पुष्पेंद्र जी को होगी, इनसे भी बात करूंगा। पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। 3 महीने पहले दीपेंद्र हुड्डा, जो अपने आप के उनके समर्थकों ने भावी मुख्यमंत्री कहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, वीडियो ट्वीट किया था, आज ट्वीट किया वीडियो कि मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था ये ऑपरेशन होगा। ये वीडियो देखते हैं क्या कहा था 3 महीने पहले हुड्डा ने, और फिर पुष्पेंद्र जी के पास चलेंगे। बीजेपी का समझौता था वो एक और समझौता हो गया, भ्रष्टाचार का जो समझौता तोड़ने का भी समझौता हो गया है। ये मेरी बात को समझ के अपने दिल में रखना। समझौता तोड़ेंगे बीजेपी के इशारे पे, आपके बीच में आएंगे। कांग्रेस की वोट में कौन ज्यादा सेंध मारेगा, अभय सिंह ज्यादा मारेंगे या दुष्यंत चौटाला ज्यादा मारेंगे, इस बात की बीजेपी के इशारे से, उनके इशारों पर इस तरह की राजनीति हरियाणा में करने का काम करेंगे। चक्रव्यूह रचा जाएगा, प्रदेश में परिवर्तन को रोकने के लिए चक्रव्यूह रचा जाएगा। पिछले बार तो आप भी नादान थे, हम भी नादान हैं, अब आप भी समझ चुके हो, हम भी समझ चुके हैं। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम और इस तोड़ने में हमारा साथ आप दोगे कि नहीं दोगे, एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आशीर्वाद, आप सबसे साथ मैं इस बात के लिए मांगता हूं। क्या गजब बात है पुष्पेंद्र जी, 3 महीने पहले ही दीपेंद्र हुड्डा ने कह दिया था कि एक खेल होगा, तोड़ने का भी एक एग्रीमेंट होगा। क्या मानते हैं कि जाट राजनीति खत्म करना चाहते हैं? क्या वास्तव में कोई खेल है? और हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने दिया सीएम साहब ठीक है और सीएम साहब ही रहेंगे। एक मिनट वो भी सुनवा देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि सीएम साहब ही रहेंगे। और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। और दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम कौन रहेगा? गवर्नर साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम वही है। सीएम साहब रहेंगे। तो मतलब क्या दीपेंद्र हुड्डा की बात सही समझी जाए कि जाटों में फूट डालने की रणनीति है? 1 बजे नया शपथ ग्रहण समारोह है। 1 बजे है। तो क्या माना जाए पुष्पेंद्र जी कि क्या ये जाटों में फूट डालने की रणनीति है, कोई लंबा खेल है? आप क्या मानते हैं? देखिए संजय जी, हरियाणा की जो राजनीति है वो जाटों के इर्द गिर्द जो है घूमती है, क्योंकि जाटों का जो पुष्पेंद्र जी एक सेकेंड, एक अपडेट दे दूं। 1 बजे नहीं, वो 5 बजे, वो 4 बजे के लिए शिफ्ट हो गया है। जी। तो जाटों के इर्द गिर्द जो है हरियाणा की राजनीति जो घूमती है, उसका मूल कारण ये है कि जाट वहां 28 से 30% माने जाते हैं। और अगर जाट एकमुश्त एक पार्टी के साथ चले जाएं तो उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अन्य बिरादरियों के भी कैंडिडेट होंगे तो उनको अपनी वोट भी मिलेगी। और कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो जीतते हुए के साथ जाते हैं तो आराम से सरकार बन जाती है। अब मैं इसका जो राजनीतिक गणित है पिछले बार का आपको बता रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। पिछली बार भाजपा को 36.5% वोट मिली थी और कांग्रेस को 36.5% वोट भाजपा को जो मिली थी, इसमें से ये 90 में से 40 सीटें जीते थे। इसी तरह कांग्रेस को 28% वोट मिली थी और कांग्रेस 90 में से 31 सीटें जीती थी। और तीसरे नंबर पे जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला ने बना दी थी, इनको भी करीब 15% वोट मिली थी और ये 10 सीटें जीत गए थे। इसके अलावा जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो करीब 2.5% वोट इनको मिली और ये केवल 1 सीट पे रह गए। बाकी 7 के करीब निर्दलीय और एक जो है शायद वो कांडा वाली पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी, एक वो जीत गया था। तो ऐसी स्थिति थी। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति जाटों में डिवीजन कर सके या डिवीजन यदि हो जाए, ऐसी रणनीति में भाजपा के निकलने के सबसे बढ़िया चांस होते हैं। तो पिछली बार ये रोल जो निभाया था
लोकदल को, जो ओरिजिनल इंडियन नेशनल लोकदल है चौटाला साहब वाला, उसमें से इसको अलग हटा करके और इसकी तरफ लगभग 15% वोट जब चला गया तो वो भी कमजोर हो गए, ये भी 10 सीटों पे रह गए और कांग्रेस भी जो है 31 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, यानी कि 45 का जो वहां वो होता है बहुमत 46 का, तो उसके आसपास नहीं पहुंच पाए। इन्होंने फिर इसको तोड़ दिया। इसमें ये चर्चाएं भी आई कि भाई अगर ये इनके साथ ना जाते, जो इनकी प्लीडिंग थी कि भाई अगर हम 10 विधायक हमारे हैं, अगर हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो भाजपा हमारे विधायक तोड़ करके सरकार बना लेगी, हम माँ और बेटा रह जाएंगे। ये भी एक चर्चा मार्केट में थी। बहरहाल, क्योंकि भाजपा की एक नीति रहती है कि डिवाइड एंड रूल वाली, इसके ये बहुत बड़े पारंगत है, एक्सपर्ट है, और अपने जो भी सहयोगी दल हैं उनको समाप्त करने, उनकी राजनीतिक ताकत को अपने अंदर समाहित करने और उनको फिर एक खोल के रूप में छोड़ देने में इनका भरोसा रहता है। अब जो स्थिति बनी उसमें जो ये आपने बयान सुनाया है दीपेंद्र हुड्डा जी का, ये लगातार इस बयान को अपनी रैलियों में, तमाम रैलियों में ये कहते हैं कि भाई पहले ही समझौता हो चुका है कि समझौता तोड़ना है। ये समझौता इन दोनों ने कर लिया, ये समझौता तोड़ के फिर बाहर निकल के लड़ेंगे, ताकि फिर मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट की बन जाए। जाट, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और कुछ जाट जो है भाजपा के साथ भी नेचुरली रहता ही है, तो ये तमाम इसमें भटके एक मुश्त फोर्स ना बने। और लेकिन अब में जो राजनीतिक बात है वो ये है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से चाहे जाट हो, जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, 35 वर्सेस एक बिरादरी के खिलाफ जो है एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, और किसानों की भी जो दुर्दशा इस सरकार में, खट्टर सरकार में, विशेषकर ये जो किसान आंदोलन पिछले वाला था और अब जो चल रहा है उसके दौरान हुई है, चाहे लाठीचार्ज हो, आंसू गैस के गोले हो, और अब तो हद करते हुए इन्होंने एक शुभकरण की हत्या ही कर दी वहां जाकर के, ये इनके द्वारा, यानी कि हरियाणा पुलिस द्वारा वो हत्या की गई है। तो ये हर तरीके से जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से किसान वहां ना पहुंच पाए, और केंद्र सरकार के इशारे पर इनकी सारी हरकतें किसानों को, विशेषकर जाटों को और तमाम जितने भी गांव जहां से मूवमेंट होता है उसके बाहर ये बैरिकेड लगा करके इस तरह के काम करते हैं। तो ये इनकी राजनीति है। अब जो खट्टर वाली बात आई है, अब खट्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें मैं अब नहीं कह सकता, 4-5 बजे जो भी है उसका खुलासा हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने बहुत प्रयास किया, ये जेपी नड्डा से तो मिलने चले गए थे दुष्यंत चौटाला, लेकिन अभी इनका एक प्रयास ये था कि भाई हम अमित शाह जी से भी मिल लें, लेकिन वहां पर कोई समय इनको मिला है नहीं मिला है इस बात की कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ देश में जो है ना, किसान राजनीति में जैसे उत्तर प्रदेश में जयंत है और हरियाणा में दुष्यंत है, इन दोनों का ही अंत एक तरीके से सुनिश्चित उसी दिन हो गया था जिस दिन ये भाजपा की गोदी में जाकर के बैठे थे। अंत जो नजर आ रहा है होता हुआ दुष्यंत चौटाला का फिलहाल, वो तो सामने ही आ गया। वो तो जो है अब वो 15% से घट के 2-2.5% की पार्टी इस बार बचेंगे, जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव आ रहा है, कोई इनका जीतने वाला नहीं है। एक आध कोई एमएलए आ गया गलती से तो उसकी कह नहीं सकते। और यही हाल मैं आपको बता दूं, अंत में घूम फिर के जयंत का भी होना है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ भी इनकी स्थिति यह है कि भाई मुसलमान इनके पास से भाग चुके, जाट इनके पास जो आधा कहते थे आधा है, उसका भी अब आधा नहीं बचा। इनकी भी दुर्दशा मतलब दीवार पे लिखी हुई है, वो बाद में इनको समझ में आएगी किस प्रकार से होगी। तो ये ऐसी राजनीति करते आ रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार के साथ क्या हो, जेजेपी के साथ क्या हो, ये पहले से ही मालूम था कि इस तरीके से इनको धोखा देंगे और मल्टी कॉर्नर्ड एक कंटेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात जो अजय जी ने भी कही, इनकी फाइलें भी इन्होंने निश्चित रूप से तैयार कर ली होंगी कि कहाँ कहाँ गड़बड़ घोटाले इन्होंने किए हैं, कहाँ पैसा कमाया है, कहाँ और चीजें हैं, उससे भी इनको दबाने का फ्यूचर में काम किया जा सकता है। अब इन्होंने वो गठबंधन उस वक्त पार्टी के टूटने के डर से किया था या अपने पिताजी को जेल से छुड़वाने के लिए किया था, वो सारी चीजें हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को जो है अंत करने का एक बीड़ा सा उठा लिया जैसे जयंत चौधरी ने, वैसे ही चौधरी देवीलाल जी की विरासत को अंत करने का फैसला और बीड़ा इन्होंने उठाया हुआ था, दुष्यंत चौटाला जी ने। और इन विरासतों को तो शायद ये खत्म ना कर पाए, इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये खत्म कर दें, लेकिन अपनी राजनीति को ये अवश्य अंत करने जा रहे हैं। जी मुझे बताइए पुष्पेंद्र जी, जिस तरह किसानों पे वहां लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, एक किसान की मौत हो गई,
किसान बहुत नाराज थे और उन किसानों में भी ज्यादातर पंजाबी और जाट जाट समुदाय के लोग नाराज थे। तो जो जाट समुदाय है हरियाणा का, वो देख रहा है कि किस तरह जाटों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केवल फुसलाने के लिए करती है। जयंत को लाने के पीछे कारण ये था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर भरोसा बचा नहीं है। मेरे को पता है, मैंने कई ठाकुर नौजवानों के ग्रुप में एक मैसेज देखा है। उस मैसेज में साफ-साफ लिखा था, योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बलिया से नोएडा तक और नोएडा से दिल्ली तक ये बात आम है कि अगर 300 पार हुई तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति बहुत बचेगी नहीं। तो जब योगी पे ज़्यादा भरोसा नहीं है तो दिल्ली अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और उन्होंने जयंत को इसी कड़ी में तोड़ा। एक चेहरा होना चाहिए। लगातार धनखड़ साहब को आगे बढ़ाने का मकसद ये था। जब धनखड़ साहब खुद ही मैं जाट हूँ ये आलाप करने लगे, लोगों ने सवाल उठाया कि जब लड़कियां घसीटी जा रही थी खिलाड़ी, तब आप जाट नहीं थे, तब आपको जाटों का दर्द नजर नहीं आ रहा था। जाट समुदाय आरक्षण की बात हमेशा से करता आ रहा है और मुझसे ज़्यादा बेहतर आप बता देंगे राजनीति के बारे में। मैंने देखा था कि पहले भारत सरकार में हमेशा जाट मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। उनका प्रभुत्व था, उनका बोलबाला था। मोदी सरकार में कौन-कौन जाट मंत्री हैं, उनकी क्या स्थिति है? ज़रा मुझे को विस्तार से जाट राजनीति के बारे में थोड़ा बताइए, जिससे मेरे दर्शक समझ सकें कि जाटों का राजनीति में इतना खात्मा भारतीय जनता पार्टी कर क्यों रही है? क्या जाटों ने क्या बिगाड़ा है? जाट तो ऐसे हैं जब गुस्से में आ जाएँ किसी की खाट खड़ी कर देते हैं। तो जाटों को कौन-सा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसके चक्कर में जाट कन्फ्यूज़ रहें और भाजपा या उसके इशारे पर जो पार्टियाँ बन रही हैं उनको सपोर्ट करते रहें? देखिए संजय जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जाट जो है रेसिस्टेंस करने वाली, विरोध करने वाली, विद्रोह करने वाली कौम है और अन्याय को ये सहन नहीं करती। और दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर के घेरे में जो है ये बहुतायत में है। इसमें आप सिख जाट भी मान लो और मुसलमानों में भी जो जाट होते हैं वो भी हैं और हिंदू जाट है। जब ये तीनों एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी सरकार की जो है ना चूल्हे हिलाने का काम कर सकते हैं। अब ये सिस्टमेटिक तरीके से एक पंच मैं कहूंगा उसको मार रहे हैं, जो किसान बिरादरियां हैं और विशेषकर जाट बिरादरी है। पहला पंच ये है कि खेती को सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको बर्बाद करना है। खेती में जो है इनको अच्छी फसलों के दाम जो है इनको नहीं मिलने चाहिए, फसलों के दाम, जिससे कि ये आर्थिक रूप से लगातार कमजोर होते चले जाए। दूसरा, इसी कड़ी में ये एमएसपी की लीगल गारंटी ना देने की वाली जो बात आई या इनके ऊपर 3 कृषि कानून लादने की जो बात आई, जिसके विरोध में एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन 2 साल पहले हुआ और उसका पार्ट 2 अभी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे चल रहा है। दूसरा जो है इनका ये रहता है कि इनका वर्चस्व या इनका जो है एक क्षेत्र है खेल का। खेल के मैदान में ये बहुत मेडल लाते हैं, तो इसको बर्बाद कर किया जाए। इनके वर्चस्व को तोड़ने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को वहां बिठाया गया और उसने सिस्टमेटिक तरीके से खिलाड़ियों का, जाटों का और महिलाओं का शोषण किया और उसके माध्यम से एक उस सारे फील्ड को तहस-नहस करने का काम किया। एक दूसरा प्रहार जो है ये है। तीसरा प्रहार जो है जो ये कर रहे हैं वो है सेना के ऊपर, क्योंकि सेना एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जिसमें जाट और किसान बिरादरियां जाती हैं। तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने अग्निवीर इजाद किया कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी में किस तरीके से ये जाएंगे और 4 साल बाद हम इनको भगा देंगे, ना इनकी पेंशन इनको दी जाएगी और तमाम इनको जो शहीद का दर्जा मिलता है बाकी चीजें भी नहीं मिलेंगी। तो वो एवेन्यू भी तीसरा ब्लॉक कर दिया गया। चौथा, जाट आरक्षण वाला जो मामला है, जो 2015 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान खारिज हो गया था सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी ने जाटों के बड़े डेलीगेशन को बुला करके, जिसमें सारे देश के प्रमुख जाट मौजूद थे, वायदा किया कि मैं हरियाणा का जो है प्रभारी था, मैंने जाटों का नमक खाया है, मैं आपके घरों पे रहता था, रोटी खाई है, तो मैं आपको अवश्य जाट आरक्षण दूंगा। लेकिन पिछले 10 सालों में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर चुनाव से पहले, चाहे वो 17 का यूपी का चुनाव हो, 19 का लोकसभा का हो, 22 का फिर यूपी का हो, जाटों के डेलीगेशन को बुला के अमित शाह बहकाते थे कि साहब हम जो है आपको देंगे, और उसको नहीं दिया जाता है। और पांचवा जो है वो है पॉलिटिकल ताकत को छिन्न भिन्न करना। जैसे कि पॉलिटिकल ताकत हमारी एक तरीके से किसानों की या जाटों की रहती थी, हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाता था, उसको बिल्कुल खत्म करके 35 बनाम 1
यानी कि 35 बिरादरियों को जाटों के खिलाफ करके इन्होंने खट्टर को वहां बनाया। और खट्टर ने भारी जुल्म जाटों पे, चाहे उनकी भर्ती ना हो या उनके जॉब के एवेन्यूज है या जो भी अत्याचार, लाठीचार्ज, वो विरोध करें तो उनका सिर फाड़ दिया जाए। आपने तो प्रोग्राम भी किए कि इनके अधिकारी खुद कह रहे हैं कि आपको ऐसी लाठी मारनी है कि ये जो है साबुत सिर लेकर के घर ना जाए। तो ये 5 तत्व मिलाकर के एक पंच इन्होंने इस बिरादरी को टारगेट करके मारा है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये जो कुल्हाड़ी से जो है ये जाट और किसान के पेड़ को जो काट रहे हैं, इसके पीछे हमारे ही लोग हैं। कुल्हाड़ी तो लोहे की उनकी है, लेकिन पीछे जो बेटा है वो बेटा है ये जैसे दुष्यंत को पकड़ लिया तो वहां हरियाणा में काम कर दिया, यहाँ जयंत को पकड़ लिया तो उसको बेटे के रूप में इस्तेमाल कर लिया। जब बेटे को कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया तो उसके बाद बेटे को निकाल के फेंक दिया, फिर दूसरा बेटा फिट कर लेंगे। तो ये सारी की सारी बिरादरियों को आपस में लड़ा के, झगड़ा करके, आइसोलेट करके, उनके एवेन्यूज को, आरक्षण का एवेन्यू हो, फौज का एवेन्यू हो या खेल का हो, मैदान हो या खेती हो, तो या राजनीतिक ताकत हो, उसको डिवाइड एंड रूल करते चले जा रहे हैं ताकि कोई रेसिस्टेंस ये ना कर सके। और जाटों में भी जो धार्मिक एक है, उसको भी कोशिश इनकी रहती है कि भाई जो सिख जट हैं वो हिंदू जट के पास जो है जाट के पास ना आए, उनसे ना मिले। लेकिन किसान आंदोलन के बाद ये बहुत जबरदस्त एका बना हुआ है जो इनके तोड़ने से वो टूटेगा नहीं। अब इनकी नजर लोकसभा के ऊपर है कि लोकसभा में भी हम इसी तरीके से बंटवारा करके, और 10 की 10 सीटें जो हरियाणा में जीते थे, या पश्चिम यूपी में जो है अच्छा इनका वर्चस्व था, लेकिन पश्चिम में पिछली बार सपा बसपा लोकदल के गठबंधन में इनको काफी मार झेलनी पड़ी थी, उससे उबर सके। लेकिन पश्चिम यूपी में तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जयंत का कोई प्रभाव नहीं बचेगा। ये जो है लगभग अपनी राजनीति को अंत कर चुके हैं। यही अंत इन्होंने जयंत दुष्यंत की राजनीति को हरियाणा में भी कर दिया है। जी, 2 नाम है पुष्पेन जी, बस मैं आपसे उनके नामों के बारे में और पूछूंगा। नरवर आप ही के इलाके से आते हैं और सुना है कि वो हरियाणा में कोई तबादला हो, कोई ठेका हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, सब नरवर के इशारे के बिना होता नहीं था। दूसरा जवाहर का नाम आता था हरियाणा में। इन दोनों की पृष्ठभूमि क्या है? आप ये दोनों इतने ताकतवर, इतने पैसे वाले, कोई मुझे बता रहा था नरवर ने तो हेलीकॉप्टर भी खरीद दिया था, फाइनेंसर थे वो। खेल क्या है नरवर का? देखिए, इनका नाम सुमित नरवर है, ये बुलंदशहर जिले के रहने वाले। और इन्होंने जो चर्चा है मार्केट में, कुछ जो प्रमोद महाजन जी के, सुधांशु मित्तल के पास पैसे वैसे रहते थे, उसके माध्यम से वहां ये चिपक गए किसी तरीके से। वरना ये 10-15 साल पहले करीब जो है स्कूटर पे घूमते फिरते थे और जो है ये कोशिश में रहते थे कि किस तरीके से मैं अपना दलाली बट्टा करके आगे बढ़ूं। तो इन्होंने वहां संपर्क साधा, वहां से इन्होंने एक कंपनी रियल एस्टेट की बनाई। 2012 से 17 में जो सरकार थी उस वक्त भी जो है इन्होंने काफी ठेके लिए, बाद में भी लिए, आगे पीछे करते रहे। और घूम फिर के ये जो है बॉम्बे में भी चले गए। बॉम्बे में जो ये झुग्गी झोपड़ी हटा करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, उसमें भी इन्होंने सरकारी उसके माध्यम से उन ठेकों को ले लिया। और हरियाणा में ये कहीं इनके नजदीक पहुंच गए अमित शाह जी के, और इन्होंने हरियाणा के ठेके पट्टे, ट्रांसफर पोस्टिंग, जो सारा काम है, क्योंकि खट्टर तो अपना आरएसएस प्रचारक जैसे हैं, लेकिन जो आर्थिक मामलात है उनके कंट्रोल के लिए इनको लगा दिया गया, जैसा कि सुनने में सारी चीजें आती है। और इनका बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा इनका कारोबार है। हजारों करोड़ के व्यक्ति ये जो है वो स्कूटर से लेकर के इनकी यात्रा यहाँ तक हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुकी है। और इनके घपले घोटाले जब आने वाली कोई सरकारें आएंगी तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि वो खुलेंगे और इनको भी जो है आगे जाकर के कहीं ना कहीं जो ईडी सीबीआई है वो सब चीजें इनको घेरेंगी, क्योंकि इस तरह के लोग भी समाज के लिए घातक है। ये भी उसी तरीके से आर्थिक बेटा है जो पीछे कुल्हाड़ी के लग गए हैं। कोई समाज का काम नहीं करेंगे, समाज के लिए हित में कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से जो है इनके आर्थिक मामलात को देख रहे हैं। आपने तो विस्तार से स्टोरी की थी जब ये एक यहाँ पर शिप्रा मॉल है गाजियाबाद में, उसके संबंध में कुछ लंबी इनका घपला घोटाला सामने आया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी परतें एक बार सरकार बदलेगी तो निश्चित रूप से सारी चीजें खुलेंगी और इनको सजा मिलेगी। जी ठीक कह रहे हैं अजय जी। आखिर में हरियाणा की राजनीति के साथ साथ थोड़ा सा पता, आखिर में ये जवाहर और नरवर की कहानी क्या है? कौन है ये? किस तरह ये हजारों करोड़ के आदमी बन गए जैसे पुष्पेन जी कह रहे हैं? खेल क्या है इन लोगों का?
देखिए, जवाहर यादव का भी वही धंधा था। वो गुड़गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और सारी चीजें। और ये जवाहर जो है वो खट्टर के क्लोज है। वो ये खट्टर को वो फैसिलिटेट करते थे, बहुत तरीके से करते थे। अब तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम खट्टर ने एक किया कि जवाहर यादव को उठा करके अपना तुरंत एडवाइजर बनाया, मीडिया एडवाइजर बनाया था शुरुआत में। फिर बाद में इसी तरीके से चेंज हुआ। फिर जब आरएसएस में और दूसरे और लोगों ने इतना ज्यादा विरोध हुआ, तब मजबूरी में उन्हें वहां से हटाया। तो फिर हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। फिर वहां रहे, वहां के बाद में फिर विवाद खड़े हुए कि वो तो वही चीज है। तो उसके बाद में फिर उन्हें किनारे करके थोड़ा सा वो, लेकिन सारा काम वहीं से आप गुड़गांव चले जाइए, उनसे मिल लीजिए तो काम सुनिश्चित है, हो जाएगा। किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है हरियाणा में, ये माना जाता है। इसी तरीके से जैसा आप बताया, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बताया कि नरवल का भी इसी तरह का है। उनका डीलिंग अमित शाह से, उनकी डीलिंग यहां से नहीं, वहां के थ्रू होती थी, वहां से रन होता था। वहां से है कि हाँ, चूंकि एक चीज मैं कह सकता हूं कि खट्टर सीधे कोई चीज डील नहीं करते हैं। तो खट्टर का या तो आप अमित शाह के वहां से माध्यम से, यही सारे जो भी चैनल हैं उससे, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मेरे एक मित्र आईएएस हैं, उनकी पोस्टिंग होनी थी, तो उनकी पोस्टिंग के लिए वो वहीं गए थे और नरवल ने ही फिर उसको करके उन्हें टॉप पोस्टिंग दिलाई थी। तो इसलिए मैं ये बात कह पा रहा हूं। दूसरी तरफ जो है उनकी स्थिति है जवाहर की, तो जवाहर भी कमोबेश वही काम करते हैं, वो इनसे डील होते हैं। तो दोनों का बिल्कुल क्लियर है, दो चीजें। अब इसके साथ साथ जो बाकी राजनीति है बताई चुके हैं चौधरी साहब, तो इसमें बस एक चीज मैं इतनी जोड़ दूं कि देखिए, इस समय यदि हरियाणा में कोई एक जाट लीडर के तौर पे जाट समुदाय स्वीकार कर रहा है, और मैं सिर्फ जाट नहीं करूंगा, सर्व समुदाय में जिसकी सबसे बड़ी पकड़ है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जितनी पकड़ रखते हैं एज ए लीडर, उससे ज्यादा आज लोगों में लोकप्रिय है दीपेंद्र हुड्डा। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा किसी के यहां एक छोटा सा भी दर्द होता है तो पहुंच जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। और लोग यदि हुड्डा साहब से ना भी बात कर पाए, दीपेंद्र से बात कर लेते हैं तो उनको बहुत राहत मिलती है। इसलिए दीपेंद्र ने एक बड़ी जगह बनाई। फिर दूसरी चीज, दीपेंद्र राहुल गांधी के बहुत क्लोज उसमें है। जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं आप देखेंगे तो दीपेंद्र जरूर होते हैं, चाहे वो फॉरेन में कहीं पर भी जाए। तो उस स्थिति में दीपेंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है एक प्रकार से पूरी तरीके से हरियाणा में अब जाट जो है हुड्डा को लीडर के तौर पे स्वीकार कर रहा है। यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। अब उसको कैसे तोड़ा जाए, जो आपने वीडियो सुनवाया बिल्कुल सही है। मैंने आपसे जैसे कहा कि 1 साल से पूरी प्लानिंग चल रही थी, वो ऐसे ही चल रहा था कि कैसे इनको खत्म करके किया जाए जिससे ये काबू से भी बाहर ना होने पाए, और फिर हम लड़ाएं कि देखो विपक्ष से एक जाट का लीडर दूसरा भी खड़ा है। तो ये बेसिकली जाटों को बांटने की राजनीति का हिस्सा है, और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। और 4 बजे नई सरकार फिर से बनी जाएगी, तो इसलिए जी जी पुष्पेंद्र जी बताइए। देखिए, अजय जी ने जो बात कही है दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में, ये बिल्कुल ठीक है। एक तो पिछले 10 सालों के जो शासनकाल है भाजपा का हरियाणा में, उसमें इतनी ज्यादा जो है शोषण हुआ है जाट समाज का, उनके ऊपर इतने ज्यादा जुल्म ढाए गए हैं कि वो इतने एकजुट है इस बार कि वो इधर और उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे। यानी कि उनकी वोटों में बंटवारा होना लगभग असंभव है इस बार। और एक मुश्त होकर के, और दीपेंद्र हुड्डा जी को वो बहुत जो है एक तरीके से पसंद करते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत जानता हूं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। और इनके घर की एक बड़ी खासियत है, आप किसी भी कमरे में चले जाइए, उसमें आपको आदमी बैठे हुए दिखाई देते हैं। इनका ऐसा नहीं है कि भाई इनके कमरे में कोई नहीं घुस सकता। नहीं, सही कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, आप उनको छोड़िए, हुड्डा साहब के बेडरूम में चले जाइए। हाँ, तो इसमें एक बार मैं यहाँ, जब इनका पहले यहाँ पंत मार्ग पे कोठी होती थी, मैं वहां मिलने गया,
तो ये मुझसे कुछ अलग बात करना चाहते थे, तो बात इन्होंने शुरू की, काफी लोग आ गए। फिर ये उठ करके बोले इस कमरे में चलते, वहां भी लोग आ गए। फिर और दूसरे कमरे, 3 रूम हमने बदले, लेकिन सब जगह आदमी था। बस मेरे ख्याल से बाथरूम में ही कोई अकेला जाता होगा, वरना हर कमरे में इनके मैंने आदमी देखे हैं। और एक तरीके से जैसे इनको एक अपने समर्थकों से बड़ा प्रेम है, और ये मिलनसार भी हैं, सम्मान भी देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार जब चुनाव होगा, 28-30% जितने भी जाट हैं एक मुश्त होकर के जो है भाजपा के खिलाफ कांग्रेस में वोट देंगे, और ये निश्चित रूप से अन्य बिरादरियों की सहायता से मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो जुल्म सितम किसानों के ऊपर ढाया जा रहा है खट्टर सरकार द्वारा, वो समाप्त हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, अजय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, राजनीति को समझाया, आभार। तो हम लोग बात कर रहे थे हरियाणा की राजनीति की, और 2 लाल जवाहर और नरवर, इन पर भी चर्चा हुई। हर सरकार में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हजारों करोड़ों का खेल करते हैं। ईडी और सीबीआई को ये चेहरे दिखते नहीं हैं। नरवर और जवाहर भी इसी कामों के लिए चर्चा में रहते हैं। तो हरियाणा की राजनीति में क्या क्या पेच चल रहे हैं आपने देखा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। ये बातचीत कैसी लगी? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।